डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि आम भूल चूक और डिमेंशिया के दरमियान फ़र्क को कैसे पहचाना जा सकता है कि हम मालूम कर सकें, हम ये तशख़ीस कर सकें कि अब डॉक्टर से रुजू करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ये कोई अब आम चीज़ नहीं रही है। जी थैंक यू सो मच। हम ज़्यादातर बात करते हैं यंगस्टर्स पे और यंग लोगों के मसाइल पे, तो ये एक चीज़ हमसे मिस हो रही थी कि बड़ा एक ह्यूज चंक है लोगों का हमारे मुल्क में भी जो जिनकी बढ़ती हुई उम्र है, जो लॉन्जिविटी अचीव कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारी बीमारियों का इलाज आ गया तो लोग ज़्यादा देर तक जीते हैं। अच्छा, बहुत से ना यंग पेशेंट्स भी आते हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं, वो डिमेंशिया नहीं होता। मैं और आप भी, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है तो हमसे चीज़ें मिस हो जाती हैं। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया में वो मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी आपको देखते हैं कि आप घर से बाहर गए हैं, वापसी का रास्ता भूल गए हैं, आपने खाना खाया है, आप खाना खा के भूल गए हैं, नमाज आपने पढ़ी है, आप नमाज पढ़ के भूल गए हैं। और डिमेंशिया खाली भूलना नहीं है, भूलना डिमेंशिया की एक अलामत है। डिमेंशिया पूरा सिंड्रोम है। बेसिकली डिमेंशिया क्या है कि आपका ब्रेन फेल हो रहा है, यूं डिक्लाइन कर रहा है। जिस तरह सर के बाल सफ़ेद होते हैं एज के साथ साथ, अंदर से भी दिमाग घिसना शुरू हो गया है। तो हमें पता है कि दिमाग तो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, तो भूलने के साथ साथ और भी बहुत सारी एक सेट ऑफ अलामात हैं जो फिर डिमेंशिया के पेशेंट में आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। और ये नौजवान तो अब तो ये भी भूल जाते हैं कि उनसे पूछा जाए कि तुमने दोपहर को क्या खाया था, तो वो ये नहीं बता पा रहे होते डिनर की टेबल पे। उसामा साहब, क्या डिमेंशिया की तशख़ीस के लिए कोई लैब टेस्ट भी किए जाते हैं और क्या स्कैनिंग से बरसों पहले इसका पता चल सकता है, लगाया जा सकता है? देखिए, बरसों पहले तो नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, आपके चचा ताया मामू उन लोगों में ये बीमारी है तो आप में आने का इम्कान बढ़ेगा। और अगर किसी में 55-50 साल से पहले आई है, जिसे अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया कहते हैं, उसकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। अदरवाइज ये होता है कि जब आप थोड़ा बहुत भूलने लगते हैं फिर आपको पता लगता है। तो इसके जितने लेबॉर्टरी टेस्ट हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा हैं रिसर्च के हवाले से। इसमें बेसिकली डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, हमारे कुछ मेमोरी टेस्ट होते हैं, कुछ नफ्सियाती टेस्ट होते हैं जो क्लिनिक में डॉक्टर पेशेंट के साथ परफॉर्म करता है। फिर हम दो तरह के टेस्ट कराते हैं। एक हम न्यूरो इमेजिंग कराते हैं, बेस्ट तो होता है कि MRI करा लें, उसमें हमें नजर आ जाता है कि दिमाग श्रिंक हो रहा है। और कुछ ब्लड टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि कुछ रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया होते हैं, ब्रेन फेलियर की वजह कुछ जिस्मानी बीमारी होती है जिसको ठीक कर लें तो इंसान मुकम्मल ठीक भी हो सकता है। वो सिर्फ 4% में होता है, 96% में अमूमन ये एज रिलेटेड ब्रेन का डिक्लाइन होता है। अच्छा उसामा साहब, ये दो चीज़ें भी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ गई हैं, हमने किसी को कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज करना है या हमने कोई काम करना है, हमने कोई रील देखी है, 2-4 मिनट के लिए रील्स देखी हैं, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने ये काम करना था जो कि बड़ा ज़रूरी होता है और हमने प्रायोरिटाइज़ किया होता है। एक तो ये स्क्रीन का जो यूज़ है और उसके अलावा रील्स जो हम देख रहे होते हैं, और उसके अलावा क्या आप समझते हैं कि जदीद लाइफस्टाइल या फिर जो ज़हनी तनाव है इससे भी डिमेंशिया जो है वो हो सकता है या ये कॉज कर सकता है? देखिए, एक तो याद रखें कि ये जो हमारी रूटीन की रील्स और रूटीन की हम चीज़ें भूलते हैं ना, वो तो इस वजह से है कि हमारे दिमाग में एक वक्त में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं बेशक, और हम फौरन यूं चीज़ों को कर रहे होते हैं तो दिमाग उसका साथ नहीं दे पाता। डिमेंशिया का जो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है वो है डेली एक्सरसाइज, यानी कि ब्रिस्क वॉक। पूरी दुनिया में इस बात पे कंसेंसस है, जो रिसर्च हुई है, कि अगर आप अपनी जवानी में सारी ज़िंदगी रोज़ ब्रिस्क वॉक करते रहे हैं तो आप में डिमेंशिया का चांस कम हो जाएगा। अच्छा, और फिर हम ये भी कहते हैं कि यूज इट और लूज इट। आप जहनी काम और जिस्मानी काम दोनों को जरा हरकत दिए रखेंगे तो डिमेंशिया होने का चांस कम होगा। आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री होगा, आप हर वक्त फोन पे रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, दिमाग को पजल्स में, मैथमेटिक्स में, अब देखें ना, डिक्शनरी से जब हम चीज देखते थे पूरी एक एक्सरसाइज थी, अब गूगल पे टाइप करके मीनिंग मिल जाता है तो दिमाग का बहुत सारा काम बच गया। तो फिर वो यूज इट और लूज इट। दिमाग का भी मुस्बत इस्तेमाल करें और ब्रिस्क वॉक रोज करें तो आप डिमेंशिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हो गया तो हो गया, फिर तो डिसेबिलिटी आएगी। तो इसकी प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन जो है ना, दैट इज द की। उसामा साहब, लोग अल्जाइमर और डिमेंशिया को कंफ्यूज करते हैं और एक ही तरह से इसे समझते हैं कि ये कोई एक ही बीमारी है। साइंटिफिकली इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका मैंने आपको आसान अल्फाज में बताया कि क्रॉनिक ब्रेन फेलियर, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन फेल हो रहा है, ये डिमेंशिया है। फिर डिमेंशिया में एक टाइप है अल्जाइमर्स जो बिल्कुल एज रिलेटेड होता है। एक टाइप है वेस्कुलर डिमेंशिया जो शुगर ब्लड प्रेशर दिमाग को मुतासर करता है, उसकी वजह से ब्रेन में चेंजेस आती हैं।
एक है पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया, जो कि पार्किंसन की वजह से होता है, वो और है। सो अल्जाइमर प्योर एज रिलेटेड है, और वेस्कुलर डिमेंशिया, ये दो कॉमन है। वेस्कुलर डिमेंशिया शुगर ब्लड प्रेशर रिलेटेड है। सो एज को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो होनी ही होनी है। शुगर ब्लड प्रेशर प्रिवेंट करके आप डिमेंशिया की एक टाइप से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब माहिरीन ये कहते हैं कि विटामिन B12 की कमी याददाश्त को मुतासर करती है। क्या अच्छी डाइट और सप्लीमेंट से डिमेंशिया के खतरे को टाला जा सकता है? जी देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ना कि 4% में रिवर्सिबल कॉज होता है, जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें HIV आजकल बहुत एपिडेमिक फैली हुई है, इस पे भी बात करेंगे किसी दिन, वो होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको फ़ौरन अगर हम पिक करके इलाज कर लें तो डिमेंशिया रिवर्स भी हो सकता है। या हमारी डाइट में पहले से B12 एडिक्वेट, देखिए बैलेंस डाइट है ना, उसमें B12 भी है, विटामिन D भी है, प्रोटीन्स कार्ब्स सारे हैं। तो लेकिन ये एक रिवर्सिबल कॉज जरूर है। तो जब डिमेंशिया का पेशेंट आता है तो हम MRI ब्रेन के साथ B12, थायराइड, शुगर, HIV ये टेस्ट करा लेते हैं, ताकि कोई रिवर्सिबल कॉज हमसे मिस ना हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, डिमेंशिया के मरीज अक्सर देखा जाता है, नोट किया जाता है कि चिड़चिड़े या बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। घर वालों को ऐसे में मरीज के साथ किस किस्म का नफ्सियाती रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत होती है? किस तरह से आप उन्हें रीइंफोर्स कर सकते हैं? किस तरह से डील कर सकते हैं? देखिए, बर्डन ऑफ केयर गिवर बहुत ज़्यादा होता है ना। हमारे बाहर की दुनिया में तो केयर गिविंग अलाउंस होते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को डिमेंशिया हो गया तो आप पार्ट टाइम काम करें, आधी तनख्वाह आपको गवर्नमेंट देगी, आप उनका ख्याल रखें। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक बेटा या बेटी जो अवेलेबल है या बहू है, उसको जन्नत का आप लालच दे के कि जी खिदमत करो जन्नत मिलेगी, तो एक बंदे पे सारा बोझ डाल देते हैं। तो एक तो केयर गिविंग बर्डन को डिवाइड होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप एक बात समझें, एक बंदा हाईली फंक्शनिंग है, खुद गाड़ी चला रहा है, सब काम कर रहा है, एक दिन वो गाड़ी नहीं चला सकता, एक दिन उसको चाबी रख के भूल जाता है, वो मार्केट में जाता है, उसको घर का रास्ता भूल गया, तो कैटास्ट्रॉफिक रिएक्शंस आते हैं, बहुत एग्रेशन आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। और फिर उसको हैंडल करना, तो उसको कैसे लेके चलना है, केयर गिवर्स की अपनी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि फिर आपने उसको प्यार मोहब्बत से, तसल्ली से एक रूटीन बना के फिर पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान है जो हम पेशेंट को और उसके घर वालों को देते हैं। जो घर वाले बड़ा एक एडिक्वेट पार्ट, क्योंकि बाहर तो केयर होम्स होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ घर वाले ही होते हैं। बिल्कुल, घर वाले ही होते हैं और वेलफेयर स्टेट्स यूं ही करती हैं जिस तरह से आपने एग्जाम्पल भी कोट किया उसामा साहब। और बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।